तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो चलिए देखते हैं इनको। हम अपने राइट्स को पाना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, हम उनको निभाते नहीं हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कितनी ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत को हम समझते नहीं हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों पड़ी, कैसे बताई गई है, इसमें कौन सी कमेटीज़ या कानून बताए गए हैं और इनको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें आई, चलिए जानते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज़ हैज़ इट्स ओन ओरिजिन इन वेदास। हमारे जो एपिक्स हैं जैसे रामायण, भगवद गीता और महाभारत, इसमें हमारे धर्म, हमारे कर्तव्य और हमारी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। नीड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों को जानते हैं कि हमें ये राइट मिला है, तो हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट को ही ड्यूटी निभानी चाहिए हमारे लिए। गवर्नमेंट ही जो भी करेगी काम करेगी, लेकिन हम डेमोक्रेसी में जीते हैं, लोकतंत्र में। तो डेमोक्रेसी की सरकार में जो गवर्नमेंट है वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, मतलब गवर्नमेंट जो बनाई जाती है वो लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों की बनाई जाती है और लोगों के द्वारा बनाई जाती है। हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं, उसको आगे भेजते हैं पार्लियामेंट में, उसको मंत्री बनाया जाता है और वो हमारे बिहाफ पे ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो हमारा फ़र्ज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया। टोटल 1976 में 42nd अमेंडमेंट में जो 10 जो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई। उसके बाद उसके बाद 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, जो 51A में 86 अमेंडमेंट 2002 में डाली गई। तो ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको जानते हैं। (51A) फंडामेंटल ड्यूटीज़। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है ए, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. मीन्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिद्धांत और आइडियल्स दिए हैं उनके हिसाब से चलना, उन आइडियल्स की रिस्पेक्ट करना, राष्ट्रीय झंडे की और राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट करना। बी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मीन्स जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जो आइडियल्स थे, उन्होंने जिस सोच से भारत को आज़ाद करवाया था, और उन आइडियल्स को फॉलो करना और आगे बढ़ाना। सी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मीन्स हमारे देश की संप्रभुता, यानी कि हमारे देश की अखंडता या सॉवरेनिटी, एकता, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करके प्रोटेक्ट करने में हर नागरिक को मदद करनी है। अब डी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मीन्स अपने देश के लिए जब भी आपको बुलाया जाए तो आपको तत्पर रहना चाहिए अपनी सेवा देने के लिए। ई है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic and religion or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. मीन्स कि हमें देश में भाईचारे की भावना, सौहार्द का माहौल बनाना होगा और हर व्यक्ति को महिलाओं की सुरक्षा, उनकी रिस्पेक्ट के प्रति ध्यान दें। उनके प्रति हमारा कोई भी ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए जो उनके लिए डेरोगेटरी हो। अब एफ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। मीन्स कि हमारे देश की संस्कृति हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और उसे बचाना है और उसकी कीमत, जो वैल्यू देना है या उनको इम्पोर्टेंस देना है। अब जी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मीन्स हमें जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे जंगल, झीलें, नदियाँ और जंगली जीवन, उन्हें सुरक्षा देनी होगी और उनको बचाना होगा, उनको इम्पोर्टेंस देनी होगी।
आगे अच्छा है, टू डिवेल्प द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मीन्स हमें साइंटिफिक नज़रिया रखना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए। आई है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना चाहिए और हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। ये नहीं कि सरकार के प्रति अगर रोष है तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ही तोड़ें या उसको आग लगा दें। अब जी है, टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। मीन्स अपने जो भी एफर्ट्स डालने हैं एक्सीलेंस की तरफ डालने हैं, हमेशा आज से बेहतर होने की कोशिश करनी है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी, ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सके। अब ये है, हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज अ केस मे बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मीन्स हमारे माता पिता के लिए अगर आपका बच्चा 6 या 6 से 14 साल वर्ष की आयु के बीच में है तो आपको हर संभव प्रयास करना है उसे आप शिक्षा प्रदान करवा सकेंगे। तो जहाँ हमने जाना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो अब हम जानेंगे कि क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल है। मीन्स कि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते या हम अपने निभाते नहीं हैं फंडामेंटल ड्यूटी, तो क्या हमें कोई फ़ाइन लगेगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आपको कभी भी कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा या जेल नहीं जाना पड़ेगा या कोई भी फ़ाइन नहीं भरना पड़ेगा। तो कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी इसके बिहाफ पे, मिनरेवा जो मिल्स का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक पेन है और पेन के साथ मेरे पास कागज़ नहीं है लिखने को, तो क्या उस पेन की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। पेन, हम ये सोचें कि पेन है और कागज़ नहीं है तो क्या वो पेन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और हम उसको हम पालन नहीं करते या हम वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है कि अगर हम कुछ करते हैं गलत तो हम पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो हैं। मतलब कि किसी न किसी ढंग से उसको फंडामेंटल राइट्स में और दूसरे जो एक्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ उनको एनफोर्स किया गया है। तो यहाँ पे अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि दैट द लॉ मे प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दिस ऑब्लिगेशन बट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रिएशन ऑफ सच मैकेनिज्म। The obligation exists prior to and independent of mechanism of enforcement. A rule imposing an obligation or duty would be therefore cease to be a rule of law because there is no regular judicial or quasi-judicial machinery to enforce its command. Such rule would exist despite of any problem relating to its enforcement. इसी तरह फंडामेंटल राइट तो हैं, अगर उन्हें लागू करने का मैकेनिज्म नहीं भी है तब भी इनकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती। फिर जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 1999 में आई थी जिसके उनके अकॉर्डिंग जो सजेशन थी कि ड्यूटी टू वोट होना चाहिए। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें यहाँ पर इलेक्शन में वोट करने की ड्यूटी होनी चाहिए, हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना गवर्नमेंट में और टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन वो बात अलग थी कि इन्हें लागू नहीं किया गया। फिर नेशनल कमेटी टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें भी कुछ बातें कही गई थी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लोगों में जस्टिस वर्मा कमेटी की लाइंस पर आधारित जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविज़न हैं उनके प्रति जागरूकता करना चाहिए कि उनमें अवेयरनेस आए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रति। फिर 86 अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 51 ए क्लॉज के में ये बताया कि द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स विच कॉरस्पॉन्ड्स टू राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स उनको यहाँ पे इन्फोर्स किया 21A में।
इसमें केस था जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया इसमें कि फंडामेंटल राइट्स हैव टू बी रीड विद फंडामेंटल duties and directive principle of state policies and they cannot be read in isolation. Means fundamental right और directive principle of state policy के साथ फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ भी आपके लिए हैं और आपको ये फॉलो करनी चाहिए। अब कुछ लीगल लेजिस्लेशंस थी जिनके द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया। द लेजिस्लेशंस विच हेल्प इम्प्लीमेंट सम फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो क्या थी? वो थी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। यहाँ इन एक्ट में कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ इम्प्लीमेंट की गई हैं। इनके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने और एक मैकेनिज़्म लाने की कोशिश की गई है। अब एडिशनल ड्यूटीज़ जो एक्सपर्ट्स द्वारा सजेस्ट की गई वो थी कि ड्यूटी टू वोट अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ JS वर्मा कमेटी, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ड्यूटी टू कीप प्रीमिसेस क्लीन या ड्यूटी टू हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम। ये भी 51A में होनी चाहिए। ये हमारे एक्सपर्ट द्वारा हमें सजेशन दी गई। तो अब चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन और DPSC में क्या हैं? तो वो हैं फर्स्ट है नो लीगल इम्प्लीकेशंस, सेकंड सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड थर्ड इज मगर एम्बिग्यूटी इन लैंग्वेज। हमारा अगर किसी चीज़ को करने का मन ना हो तो अगर कानून या जो गवर्नमेंट है या लीगली हमें कोई फोर्स के साथ वो काम करवाया जाए तो हम मजबूरन उसको करेंगे। अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें लीगली कोई एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाए या कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इन्फोर्स किया जाए तो हम इसको मजबूरन करेंगे। हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है या हमें अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है, उसको क्लीन कर रखना है। तो यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आज भी हमारे देश में ऐसा तबका भी है जो गरीबी लाइन से पॉवर्टी लाइन से भी काफ़ी पीछे है। तो सबसे पहले उन लोगों का जो पहला क्वेश्चन होगा वो यही है, उनका ध्यान यही होता है कि हम पहले अपना खाना, अपना रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, ना कि हम अपनी ड्यूटी को देखें या एजुकेशन की तरफ अवेयर हों। तो सबसे पहले तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ही देखते हैं। अब लोगों में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अवेयरनेस नहीं है। उसको अवेयर करने के लिए या एजुकेशन के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्लियर करना होगा, क्लियरली यहाँ उसकी भाषा को सिंप्लीफाई करना होगा ताकि लोग इसको जान सकें, समझ सकें। हमें इसके लिए समय समय पर कदम उठाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसका पहला कदम है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। हमें ये जिम्मेवारी कि हम ये जो अवेयरनेस है वो सरकार पर डाल दें, तो हमें ये सरकार पर नहीं डालनी कि सरकार ही लोगों को अवेयर करे। हमें खुद को भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह दूसरों को जागरूक करना होगा कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। और क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ये जो काम है करना चाहिए। सेकंड स्टेप है बाय इनकल्केशन, बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन। बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन हमें अपनी एजुकेशन जो पद्धति है या करिकुलम है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटी के लिए अवेयरनेस है उसको ऐड करना चाहिए ताकि बच्चे अपनी स्टेज में, अपनी लाइफ टाइम में बाय द पार्ट स्टेप्स जब जैसे जैसे वो पढ़ाई करते हैं थोड़ा अवेयर होने चाहिए। उसमें हमको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं या हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ क्या हैं। तो ये शिक्षा इसका एक माध्यम बन सकती है। और बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस
और तीसरा है मीडिया के द्वारा, हम मीडिया जो सोशल मीडिया उसके द्वारा भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं, ताकि लोगों को इसकी जानकारी जो नहीं है उनको जानकारी हो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, हम अपने देश के झंडे या देश के जो नेशनल एंथम है या वोट का क्या क्या अहमियत है, या हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, या हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी है, या हमारी एजुकेशन है कि 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन पेरेंट्स की ड्यूटी है देनी है, इन सब के बारे में हम अपने खुद लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।